चैप्टर 2 स्टार्ट करना हमने ज्योग्राफी का, है ना। तो रूल्स फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे समरी लिखनी होती है जो पढ़ा है, और नेक्स्ट डे रैंडमली पूछता हूँ मैं किसी से समरी लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है, और वो सुनानी होती है सभी को कि आपने लिखा क्या है उसको। ये करो, ठीक है, चलो। चैप्टर 2 इज अबाउट सोलर सिस्टम। राजदीप को पता है इस चैप्टर में क्या क्या है, तो फिर इधर ध्यान दो। चैप्टर 2 में बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द अर्थ, कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे, फिर उसके बाद अर्थ कैसे, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, वो सारी थ्योरी से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। और सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, मेटेओराइड, सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में बेसिकली जो हम सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का शुरू से पढ़ते हैं, तो उसी को दोबारा से पढ़ना हमें, ठीक है। लेकिन उसकी शुरुआत होगी ओरिजिन से, कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन, तो दोनों हमें पढ़ने हैं। शुरुआत में कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे कैसे जो थिंकर्स हुए हैं उन्होंने उन थ्योरीज को डेवलप किया है, ठीक है। गर्व बताओ कैसे हुआ है, कैसे हुई है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बताओ थ्योरी। तो उसे क्या बता रहे थे सर? वो आप ये कह रहे थे ना कि एक नहीं, उसे क्या बता रहे थे? तो जब बता रहा हूं तो सुन लो उसे कुछ, है ना। उसके बाद होता है टाइम, उस टाइम पे पूछ लो, या उस टाइम पे थोड़ा सा और एनलाइटन कर दो हमें, ठीक है ना। अगर नॉलेज है तो बांटो उसे, लेकिन क्लास के बाद, तो क्लास के दौरान सुन लो उसको कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये इसका कंटेंट है, ऑलरेडी कल इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिकली, ठीक है ना। वन ऑफ देम इज, जब स्टार्टिंग में सबसे पहले थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन एंड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दोनों थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, सोलर सिस्टम, और सोलर के अंदर प्लैनेट्स, ड्राफ्ट प्लैनेट्स, या फिर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें, मेटियोर्स की बात करें, मेटेओराइड्स की बात करें, ये सारी चीजें हम इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पर्टिकुलरली अर्थ पे फोकस करेंगे, अर्थ का शेप, साइज, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, टाइम जोन्स, वो सारी चीजें हम फिर इसमें लास्ट में, जब लास्ट स्टेप इसका ले रहे होंगे, उस टाइम पे हम इन चीजों को कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, देन कम डाउन टू द अर्थ, और फिर अर्थ के ऊपर कैसे कैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और वो सारी चीजें हैं जो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हुई है, उन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एटलीस्ट हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बुक में देखने के लिए नहीं बनाए होते हैं, तो एटलीस्ट जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, वो हमें ध्यान रखना होता है। तो इस चैप्टर के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं? वन ऑफ देम इज टू नो मोर अबाउट द यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर्स। तो सबसे पहले तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, वैसे तो मोर लिखा है, लेकिन कितनी मोर हम ले पाएंगे वो हम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी भी ले लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो ओरिजिनल थ्योरीज हैं, कैसे यूनिवर्स बना, ठीक है ना, क्या क्या थ्योरीज हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ
प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का क्या पोजीशन है, सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं या कुछ उल्टे भी घूम रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। और फिर उसके बाद डिस्क्राइब दी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशंस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो मोशन है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हैं और अर्थ का मोशन है क्यों। तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। और जब चैप्टर पढ़ें तो उसके बाद हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब चैप्टर खत्म हो तो दोबारा से इस पेज पे आना और उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फिर से खोलना है कि जो यहाँ पर लिखा है वो चीज़ें हमें समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है? ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो पढ़ो, नंबर लास्ट से शुरू करो। नहीं, आपसे शुरू, आप पढ़ चुके, वो आप पढ़ो। हाँ, 2-3 बार नंबर आ चुके हो। Have you ever relaxed lying on the terrace of a building or the front yard at a cloudless night? If yes, could you watch the night sky filled with glittering stars which appear to be growing in numbers? बैठ जाओ। अब जब इसको पढ़ रहे हैं तो सच में वहां मत पहुंच जाना जहां की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लास में ही रहना। बस सोचना कि जब आप जहाँ यहाँ जो जगह बताइए वहां थे तो आपने वो देखा कि नहीं देखा जो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव यू एवर रिलैक्स्ड लाइंग ऑन दी टेरेस। टेरेस क्या होता है? छत। छत पे आराम से लेटे हो उस टाइम पे ऑफ द बिल्डिंग और इन दी फ्रंट यार्ड, या फिर घर के सामने जो खाली बगीचा पड़ा है उसमें आप आराम से बैठे हो, लेटे हो। तो उस टाइम पे एट ए क्लाउडलेस नाइट, मतलब उस नाइट में जब क्लाउड्स नहीं है, यानी आपके पास जो आसमान है उसका क्लियर विजन है। जिस रात में पूरा आसमान बिल्कुल क्लियरली, जिसमें तारे साफ साफ दिखाई देते हैं, क्या ऐसी किसी रात में आप बाहर टेरेस पे या गार्डन में आराम से लेट के कभी छत की तरफ ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है? तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या दिखाई देता है हमें? स्टार्स, है ना? तो उसी की बात कर रहा है। इफ यस, कुड यू वॉच द नाइट स्काई फिल्ड विद द ग्लिटरिंग स्टार्स? अगर है तो क्या आप उस टाइम पे ग्लिटरिंग क्या होता है? चमकीले, चमचमाते हुए, है ना? तो ग्लिटरिंग इज चमकीला टाइप, शाइनिंग। ठीक है, तो वो चमकते हुए तारे आपको दिखाई दिए होंगे उस टाइम पे, विच अपीयर टू बी ग्रोइंग इन नंबर्स। और उनको गिनते चले जाओ तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ते ही चले जाते हैं, जो हमें डेली बेसिस पे लगता है आज तो और ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये कई बार फीलिंग जब तारों को देखते हैं तो आती है कि इनको गिनना तो बड़ा मुश्किल है, गिनते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं नंबर, है ना? होता है कभी? आपके साथ जरूर होता होगा। नेक्स्ट, These glittering stars which we see are a part of the universe. Let us now discuss in detail about the universe, stars, planets, and other objects. The universe is a vast endless space which includes galaxies, stars, planets, and other forms of matter and energy in it. ठीक है, फर्स्ट लाइन इज जो हम स्टार्स देख रहे हैं, जो हमें स्टार्स स्काई में दिखाई दिए, दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो हम बेसिकली स्टार्स के थ्रू यूनिवर्स को देख रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है ना? तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा यूनिवर्स क्या है। तो उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट द यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में ये करना है, यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और इन सब ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले विल स्टार्ट विद द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स होता क्या है। हम कहां से शुरू करेंगे? यूनिवर्स को समझेंगे कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या है? एंडलेस स्पेस। एंडलेस स्पेस का क्या मतलब है? वो खाली जगह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है ना? उसका कोई एंड हमें ना दिखाई दे। वास्ट, वास्ट का मतलब वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी लार्ज। बहुत बड़ा वो स्पेस है जिसका कोई खत्म नहीं हो रहा, कोई एंड नहीं है। उस स्पेस को हम यूनिवर्स कह रहे हैं। उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं। विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है? वेदर इट इज गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर हमारे सोलर सिस्टम भी है। ठीक है, या फिर आप स्टार्स ले लो, प्लैनेट्स ले लो, या कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर है
वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, है ना, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। चाहे किसी भी तरह का मैटर हो या फिर किसी भी तरह की एनर्जी हो, ये सब किसका पार्ट है? दीज आर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज अ होल जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। यूनिवर्स एंडलेस स्पेस है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें शामिल है। चाहे आप गैलेक्सीज की बात करो, चाहे प्लैनेट्स की बात करो, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो सब एक यूनिवर्स का पार्ट होती है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब यूनिवर्स समझ के अब डायरेक्ट हम अर्थ पे आते हैं। अर्थ कैसे बना है यूनिवर्स में? ये जितने सन, प्लैनेट और ये सब दिखाई देते हैं, ये सब कैसे बने? अर्थ को समझने से हमारा मतलब है कि अर्थ के साथ साथ हमारे आसपास के जो प्लैनेट हैं वो कैसे बने, सन कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, तो वो थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है? स्टार्ट, कि वो स्टार्ट कैसे, वो कैसे, जो आज जिस पोजीशन पे वो कैसे बने, तो हमें वो बनना है, ठीक है, तो हमें पढ़ना है वो। पढ़ो नेक्स्ट, किसका नंबर है? Theories of the Earth's origin. There are many theories supporting the origin of the Earth. One of the earlier and popular arguments of the Earth's origin was by a German professor, Immanuel Kant. Mathematician Laplace revised it in 1796. It was known as nebular hypothesis. बस अब इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कैसे कैसे अर्थ बना, कैसे कैसे नहीं बना। उसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, वन ऑफ द थ्योरीज जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हम अर्थ के ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं जिसको, और ये दी किसने दी? इट वॉज गिवन बाय लैपलेस। लैपलेस किसने दी थी? ये लैपलेस ने दी थी। तो लैपलेस नेबुलर थ्योरी भी इसको कई बार बोल देते हैं, या कई बार कांत लैपलेस नेबुलर थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन अगर हम देखें थ्योरी का, तो दैट वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत। किसने दिया था? इमैनुअल कांत ने ओरिजिन किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया लैपलेस ने आकर के। तो इसीलिए फाइनली इसको हम लैपलेस की थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर कांत लैपलेस की थ्योरी भी बोलते हैं। दोनों का नाम इस थ्योरी से जोड़ के देखा जाता है। इमैनुअल कांत बेसिकली एक फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स भी हम इनको बोलते हैं। इमैनुअल कांत को फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी फिलॉसफीज इन्होंने दी हुई है एथिक्स के ऊपर और एस्थेटिक्स के ऊपर, तो इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज हैं जो दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमारे अर्थ के ओरिजिन की थ्योरी भी दी थी, और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था किसने? लैपलेस ने, ठीक है। तो दिस इज द मैनी, देयर आर मैनी थ्योरीज सपोर्टिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। सपोर्टिंग मींस जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एडवोकेट कर रहे हैं, जो इस बात की वकालत करते हैं, ठीक है ना, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ की वकालत करते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो उसको एडवोकेसी, बेसिकली सपोर्टिंग इज एडवोकेटिंग, दिस इज वकालत, ठीक है ना, किसी बात को बोल करके उसको बचाव करना उसका, दिस इज सपोर्टिंग द आर्गुमेंट, ठीक है ना। या फिर हम एडवोकेटिंग द आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट क्या होता है? किसी चीज पे बहस करना, टू गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियंस। जो हमारे विचार हैं उसके लिए रीजन देना कि हमारे विचार क्यों, वो आर्गुमेंट होता है। हमारी तरफ से आर्गुमेंट क्या होगा? मैं कोई भी बात बोलूं, उसको सपोर्ट में अगर मैं दूसरी चीज बोलूंगा, दैट विल बी द आर्गुमेंट, उसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैनी थ्योरीज आर सपोर्टिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गुमेंट्स ऑफ द अर्थ ओरिजिन वाज बाय द जर्मन प्रोफेसर इमैनुअल कांत। जो सबसे पहले किसी ने आर्ग्यू किया था, सबसे पहले अपना ओपिनियन दिया था और उसके सपोर्ट में कुछ रीजंस दिए थे कि अर्थ का ओरिजिन ऐसे हुआ होगा, तो वो कौन थे? इमैनुअल कांत थे, और ये जर्मन प्रोफेसर थे। और इन्हीं की थ्योरी को बाद में रिप्लेस किया गया था बाय दी
Laplace revised it in 1796. So in which year we got the theory of this nebular hypothesis? 1796. तो 1796 में हमें थ्योरी मिली जो कि लैप्लेस के द्वारा दी गई, जिसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें था क्या। इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने बोला कि पहले कुछ नहीं था, बहुत सारी गैसेस थी हमारे यूनिवर्स में, कुछ नहीं था, बहुत सारी गैसेस थी, और वो सारी गैसेस एक साथ आई और रिवॉल्व होना शुरू हुई। वो सारी गैसेस एक साथ आकर के क्या हुआ? रिवॉल्व होना शुरू हुई, और रिवॉल्व हुई तो आसपास का जो मटेरियल था, जो मैटर था, वो भी उन्हीं गैसेस की चपेट में आया और वो भी रिवॉल्व होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो मैटर एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे मैटर एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुआ। जब एक साथ आया तो देयर वाज अ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड। तो बीच में एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं सन का पहला रूप मानते हैं। उस एनर्जी को हम क्या मानते हैं? सन का पहला रूप, कि सन बना। वो सन जब बना, उसके आसपास और भी बहुत सारे मैटर्स ऐसे घूम रहे थे। वो मैटर्स भी धीरे धीरे आपस में कंबाइन होने शुरू हुए, और जब वो कंबाइन हुए तो उन्होंने प्लैनेट्स का रूप लिया। उन्होंने क्या रूप लिया? प्लैनेट्स का रूप हुआ। जब वो प्लैनेट्स का रूप लिया तो इसमें, इस थ्योरी में ये भी एविडेंस बताया जाता है कि जब सन बना तो सन की एनर्जी थी, सन की एनर्जी ने जो लाइटर मेटल्स थे उनको अपने पास रहने नहीं दिया, उनको दूर फेंक दिया। तो इसीलिए जितने भी डार्कर मेटल्स हैं, जितने भी हैवियर प्लैनेट्स हैं, वो सब सन के नजदीक है। और जितने लाइटर हैं, क्योंकि लाइटर मटेरियल्स को दूर फेंका गया सन की एनर्जी से, तो जितने लाइटर प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें, शुरुआत के जो 4 हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब बहुत हैवी प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद के प्लैनेट्स वो गैस के बने हुए हैं। बाद के प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं, वो थोड़े से लाइटर फॉर्म के हैं। अगर हम अर्थ को भी स्टडी करें, यही चीज मिलेगी। जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो हैवी चीजों से बना हुआ है, और अर्थ के बाहर की चीजें वो लाइटर है। अर्थ के अगर कोर पे जाएं तो आयरन मिलेगा, हमें बहुत हैवी चीजें मिलेंगी, लेकिन आउटर में अगर हम जाएं, आउटर में थोड़ा सा लाइटर मटेरियल मिलता है, सॉइल मिलती है, रॉक्स मिलता है, ये लाइटर है। और यही चीजें प्लेनेट में भी चल रही हैं। जो भी हैवियर चीजें हैं वो अंदर की साइड है, और जो लाइटर चीजें हैं वो बाहर की साइड है। और ये नेबुलर हाइपोथेसिस ने बोला कि जो लाइटर चीजें वो बाहर जाती चली गई, हैवियर चीजें मिलती चली गई, और जैसी हैवी चीज मिली तो एक सन का प्रोडक्शन हुआ, और उसी के आसपास जो हैवियर चीजें थी, जहां जहां जिस पोजीशन में थी वहां पर मिल करके उन्होंने प्लैनेट बनाना शुरू किया, और जो लाइटर चीजें थी वो बाहर जाके मिली और उन्होंने लाइटर प्लैनेट्स बनाए। और जो बहुत ज्यादा लाइटर थी वो कुछ नहीं बना पाए, वो बाहर निकल गए। क्लियर है? दिस वाज द नेबुलर हाइपोथेसिस, जो किसने दिया था? ठीक है, अब इसके बारे में एक वीडियो देख लेते हैं। विल वॉच द वीडियो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। 3 मिनट। नेबुला वाज बेसिकली ग्रुप ऑफ गैसेस, जिसे हम कहेंगे नेबुला, जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बड़े गैस के ग्रुपिंग को बोला उन्होंने, उसको उन्होंने नेबुला नाम दिया। ठीक है ना? जो पहले जो इतना बड़ा क्लाउड जो बना हुआ था, बेसिकली लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस, उसको नेबुला बोला था। हाँ, ब्लैक होल में गैसेस होती है। अभी ब्लैक होल पढ़ा ही नहीं हमने। मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ब्लैक होल में सब कुछ है। तो सर क्या पता वो गैसेस में हिस्सा ही है? कुछ भी कह सकते हैं। अभी तक ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें भी। ठीक है, अभी इसको वीडियो देख लेते हैं। क्लियर है? ये क्या आ गया? ये ऐड है। Creation of the planet. The universe comprises atoms and each one. मुझे आवाज बढ़ाने के लिए एंड्रॉइड में जाना पड़ेगा। इसके सेटिंग्स।
इतनी ठीक है। क्या हुआ? One containing numerous stars. Around some of those stars, there are planets, just like those that orbit our own star, the Sun. The nebular hypothesis is the most widely accepted explanation for how the Sun and planets in the solar system may have formed. When our solar system was first created, all that was thought to have existed was a cold, spinning cloud of gas called the solar nebula. The nebula resulted from an uneven distribution of gases throughout the universe. As the gravitational pull began to condense the gas toward the center, the speed of the rotation increased. This caused the cloud to flatten, creating an accretion disk. Matter continued to collect as the growing force of gravity drew it toward the center. Eventually, the gas formed from the increasing pressure. As the mass further increased, the gravity also increased, and as a result, the temperature continued to rise. A ball of hot gas formed in the center of the accretion disk, creating a protostar, also known as the Sun. Finally, when enough gas gathered in the center of the protostar, the pressure generated enough heat to fuse the atoms, forming a star. Outside the star, matter was forming into clumps of gas, dust, and rock, which created protoplanets. These protoplanets continued to grow as they trapped material in their gravitational fields. Because the protoplanets all formed from the same cloud of gas and dust, they travel around the Sun in the same direction and in the same plane. The nebular hypothesis also explains how the planets are arranged. The heat and solar winds caused by the Sun swept the lighter gases farther out into the developing solar system. This is why the rocky terrestrial planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are located closer to the Sun. The gas giants, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, formed in the cooler outer region of the solar system. The solar system continued to evolve, even after its initial formation. Large asteroids slammed into planets, and the planets themselves differentiated into layers as they slowly cooled. Although the nebular hypothesis cannot be directly tested, it is a useful description for how a solar system forms. It explains why planets and the star they orbit usually spin in the same direction and lie in the same plane. It also explains the arrangement of the planets, with the rocky planets nearest to the Sun and the gas giants farther away. The next time that you look at the stars twinkling in the night sky, imagine new planets forming using these very steps. थोड़ा क्लियर हुआ व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? अब यही चीज़ है जो हमें पढ़नी है आगे, ठीक है? अगले इस पूरे उसमें जो अगला जो आधा पेज है वो इसी के बारे में बताया गया कि ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है? तो इसको हम शुरू करेंगे, पढ़ो इसको आगे। हाँ हो जाएगा। हाँ पढ़ो पढ़ो। It considered that planets were formed out of a cloud of material associated with a useful sun, which has slowly rotating gravity.
एक्रीशन कौन सा? ये लिटलटन। Littleton propounded the एक्रीशन, accretion theory of the Earth's formation. बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। इसमें सबसे पहले इट इज कंसीडर दैट, क्या हो गया, इट इज कंसीडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल्स। क्लाउड था शुरुआत में, क्लाउड ऑफ मटेरियल्स था एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन, ठीक है। बाद में जो बना था हमारा इनिशियली दैट वाज यूथफुल सन, जो स्टार्ट में जो सन बना है। जो सन, जो हमारे मटेरियल है वो कौन से हैं? सन में जो मटेरियल है मेनली हाइड्रोजन एंड तो इट इज कंसीडर्ड, जो हमारा जो शुरुआत में जो नेबुला था उसमें जो मेजर मटेरियल्स थे वो कौन से थे? वही जो हमारे यूथफुल सन में होते हैं, जो हमारे सन में होते हैं। ये माना जाता है कि जो हमारा शुरुआत में जो नेबुला था उस टाइम पे जो मेजर गैसेस थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके अलावा भी थी लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में थी, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज कंसीडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फाउंड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। जो हमारे जो यहाँ पर क्लाउड ऑफ मटेरियल बना है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? उसमें मटेरियल्स कौन कौन से हैं? मटेरियल्स ये थे हमारे, मेजरली ये थे। उसके अलावा कार्बन भी था, नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें और भी थी, लेकिन मेजर पोर्शन किसका है? हाइड्रोजन और हीलियम का, जिससे वो क्लाउड हमारा बना हुआ था, विच वाज स्लोली रोटेटिंग, और धीरे धीरे वो क्लाउड जो है रोटेट कर रहा था। देन उसके बाद लिटलटन propounded the accretion theory of earth formation. What is accretion theory? What do you understand by the term accretion? Accretion, धीरे धीरे जुड़ के बड़ा होना, this is accretion. Gradually becoming larger by accumulation. Gradually becoming larger by accumulation, धीरे धीरे जुड़ के बड़ा होते चले जाना, this is accretion. जो बेसिकली लेयर्स में होता है कि एक लेयर आएगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर आएगी, और वो अपने आप ही बड़ा होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्रीशन, ठीक है। तो इसमें एक्रीशन के बारे में कि ये चीजें आपस में मिली और इस तरीके से बढ़ती चलेगी, इसके लिए किसने बोला? लिटलटन। लिटलटन ने इस थ्योरी को बताया कि इस तरीके से हुआ था, जो कहीं ना कहीं इस नेबुला की थ्योरी में ये फिट बैठेगी। इसी नेबुला थ्योरी में हम एक्रीशन को भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से चीजें आपस में मिली और पहले सन बना, फिर उसके बाद प्लैनेट्स बनने शुरू हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्रीशन भी इसी के अंदर, प्रोपाउंडेड वाज दी दैट वाज प्रोपाउंडेड, नहीं गिवन बाय कह सकते हैं बेसिकली, जिन्होंने प्रोफेस किया था, बेसिकली प्रोफेस भी कह सकते हैं, गिवन बाय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो है, आगे बढ़ो। According to this theory, approximately 4.6 million years ago, the solar system was a cloud of dust and gas known as solar nebula. As the solar nebula began to spin, the gravity collapsed the materials on itself, and it formed the sun in the center of solar system. When the sun formed, the remaining material began to become up. Small particles flew together, bounded by the force of gravity into larger particles. बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो नेबुला थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो कब माना जाता है हमारा जो अर्थ का ओरिजिन है या प्लैनेट्स का ओरिजिन है, वो कब माना जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर अगो। कई लोग इसको 5 बिलियन ईयर अगो भी लिख देते हैं, ठीक है। The solar system was a cloud of dust and gas known as solar nebula. जो हमारा सोलर सिस्टम था उस टाइम पे वो क्लाउड ऑफ डस्ट के फॉर्म में था। यही बोल रही है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस कि हमारा पहले सोलर सिस्टम कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या था? एक क्लाउड था, डस्ट का एक क्लाउड था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एज द सोलर नेबुला, क्या ये भी कैसे पता चला? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली वो अंदाजा लगा रहे हैं कि उस जो हमारे इवोल्यूशंस हुए हैं, जिस हिसाब से, जिस स्पीड से चीज़ें बन रही हैं, उसके हिसाब से लगाते हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर हम कहें कि आज से लगभग 1 लाख साल के बाद क्या जहाँ पर जो कंटिनेंट्स है वो वहीं रहेंगे, तो हमें पता है कि हमारे कंटिनेंट्स मूव हो रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं।
कि 1,00,000 साल बाद क्या होंगे या पहले कैसे रहे होंगे, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि बेसिकली जब ज्योग्राफर की थ्योरीज पढ़ोगे तब वो रीज़न बताएंगे कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों बोला, ठीक है ना। तो एज सच अभी हमारे इंटरेस्ट का है नहीं, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्च किया जा सकता है इसके ऊपर कि हाउ डिड दे केम टू नो अबाउट दिस, कि वो क्लाउड ऑफ डस्ट था, ठीक है। तो करेंगे इसको भी। एज द सोलर नेबुला बिगेन टू स्पिन, जैसे ही वो नेबुला था, सोलर डस्ट जो थी, क्लाउड ऑफ डस्ट था, वो जैसे ही घूमना शुरू हुआ, द ग्रेविटी कोलैप्स्ड। ग्रेविटी ने क्या किया? ग्रेविटी कोलैप्स नहीं हुई। आप ग्रेविटी को अलग पढ़ो, ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ऐसे पढ़ना है, द ग्रेविटी कोलैप्स द मटेरियल्स। ग्रेविटी ने क्या किया? मटेरियल्स को कोलैप्स किया आपस में। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? टूट जाना, फॉल डाउन होता है बेसिकली, फॉल डाउन। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है ना, फॉल डाउन। तो मटेरियल्स क्या हुए? एक दूसरे के ऊपर गिर गए बेसिकली। फॉल मटेरियल्स ऑन इटसेल्फ, फॉल्ड, कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, यानी वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए ग्रेविटी की वजह से, जो मटेरियल्स थे इस स्पिन के कारण। एंड इट फॉर्म दी सन इन दी सेंटर ऑफ दी सोलर सिस्टम। और ये जो ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, वो जो मटेरियल्स थे जो कोलैप्स हो रहे थे, आकर के एक दूसरे में मिल रहे थे, उसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सन प्रोड्यूस हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ? सन हमें दिखाई देने लगा इन द सोलर सिस्टम। When the sun formed, the remaining material began to clump up. Clump up मतलब क्या होता है? Forming a group. Clump क्या होता है? ग्रुप बनाना। Clump हो जाएगा फॉर्मिंग है ग्रुप। तो जब जैसे सन बना, उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल था, उन्होंने भी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी, वो भी आपस में मिलने शुरू हो गए। एंड स्मॉल पार्टिकल्स ड्रू टुगेदर, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो सब ड्रू टुगेदर का मतलब एक डायरेक्शन में चलना। ड्रू का मतलब क्या होता है? ड्राइव, ड्रू, है ना, एक ही डायरेक्शन में चलना बेसिकली। तो ये सारे पार्टिकल्स एक साथ आने शुरू हो गए, एक डायरेक्शन में मिलने शुरू हो गए, बाउंड बाय दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये सब किस लिए आ रहे हैं एक डायरेक्शन में? किस लिए एक साथ मिल रहे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर आ चुकी थी। स्पिन के कारण जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई, उसके कारण ये सारे मटेरियल्स आपस में एक साथ मिलना शुरू हो गए इनटू लार्जर पार्टिकल्स, और इन्होंने मिलकर के बड़े पार्टिकल बनाने शुरू किए, जो बाद में फाइनली हम कहेंगे कि ये प्लेनेट बन गए। ग्रेविटी की तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी को सिर्फ प्लेनेट को सबके अराउंड आपस में वो फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मोमेंट को डिस्क्राइब करेगा कि वो फोर्स लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे रीजन देखें। ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटी, ठीक है ना। वो इसलिए वहां पर ग्रेविटी लिख रहा है, ठीक है ना। वो रीजन उसके पीछे अगर कहें कि ये पार्टिकल क्यों आ रहे थे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है।